COPD, आज इस पे चर्चा करेंगे। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डिसऑर्डर, राइट, COPD। इसकी रिक्वेस्ट आई थी पूजा जी की। पूजा जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने रिक्वेस्ट भेजी, गुरु नानक के उसको अप्रोच किया। COPD इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। इसके ऊपर चर्चा बहुत ज़रूरी थी, कुछ वजह से कह लें डिले हो गया, लेकिन बात करेंगे COPD की। इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि COPD बेसिकली इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़। इसके अंदर ये ना हमारे फेफड़ों की समस्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। इट इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज, एक भी सिंगल बीमारी नहीं है। इससे जुड़ते हुए सिम्टम्स जो लक्षण हैं वो समझने ज़रूरी हैं। कारण देखेंगे क्यों होता है और क्या इससे वापसी पॉसिबल है, होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, ये सब समझेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों सत श्री अकाल, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। बहुत बहुत स्वागत है आज के इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में। आइए COPD पहले समझ लें होता क्या है। जैसे मैंने कहा ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक समस्या पुरानी हो गई है। बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा, COPD इन सिंपल टर्म्स, इसीलिए बोला, ठीक है। पुरानी हो गई है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव माने तो यानी जिसमें ना रुकावट आती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। पल्मोनरी इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड ओवर लंग्स, हमारे फेफड़ों को लेके दिक्कत रहती है। इट्स अ डिजीज, एक बीमारी है, ठीक है। COPD यानी कि हमारे फेफड़ों को लेके ऐसी दिक्कत रहती है कि जो हमारा जो एयर फ्लो है ना, जो हम सांस अंदर को खींचते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव है, रुकावट आती है उसके अंदर, खुल के हम उसको इनहेल नहीं कर पाते, अंदर जैसे ना इन्फ्लेट नहीं हो पाते हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े खुल के ना जैसे फूलते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ रुकावट आती है, जिससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। डिफिकल्ट टू ब्रीथ, ये इन शॉर्ट रहता है COPD। अच्छा, इसको ना काफी देर तक यानी दमे के साथ कंफ्यूज्ड किया गया, क्योंकि सिम्टम्स मिलते हैं, लक्षण मिलते जुलते हैं। दमा यानी कि एजमा, ठीक है, अस्थमा कह लें, दमा कहते हैं हिंदी में। तो इसके सिम्टम्स काफी हद तक COPD के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट, दोनों में फर्क है, वो भी समझेंगे, ठीक है। ये जो पहले मैंने कहा, COPD इज एक्चुअली ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये एक सिंगल बीमारी नहीं है। इसके अंदर दो एक बीमारियां और जुड़ती हैं हमारे फेफड़ों को लेके। वो क्या है वो समझना जरूरी है। फर्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हम वाकिफ हैं, हमें मालूम है ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर दिक्कत रहती है। ब्रोंकाइटिस है, वो इन्फ्लेमेशन हो गई, आइटिस जुड़ गया, वो समझेंगे। सेकेंड इज एम्फिसेमा, ये समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार अपने चैनल पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एम्फिसेमा की डिस्कशन भी करेंगे, इन शॉर्ट करेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो समझेंगे जरूर। यहाँ ना दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है अगर या एम्फिसेमा की दिक्कत है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग डिजीज हैं, लेकिन अगर इनको क्योर नहीं किया गया, दे कैन रिजल्ट इन COPD, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से COPD हो सकता है, एम्फिसेमा की वजह से COPD हो सकता है, दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही पेशेंट में। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमारे फेफड़ों का नुकसान है, डैमेज है हमारे लंग्स का, ठीक है। वो रिवर्स नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जो नुकसान हो गया है, जो खराब हो गए हैं फेफड़े, वो वापस सही नहीं हो सकते, लेकिन हाँ जो बचा है ना हिस्सा, उसको बचाएंगे। वो कैसे होगा, विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी वी कैन मैनेज द डिफिकल्ट सिम्टम्स। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इन शॉर्ट वो भी जान लें। जो हमारे एयर फ्लो है ना, जो हमारे श्वास नाली है, सांस अंदर खींचते हैं ना, जो एयर ट्यूब्स कह लें, जो कि हवा को लेके जाती है अप टू द लंग्स, हमारे फेफड़ों तक, ठीक है, उसके अंदर दिक्कत रहती है। आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, याद रखिएगा, सूजन हो गई है, वो ट्यूब के अंदर सूजन होगी, इट स्वेल्स अप। उस वजह से क्या होगा, अंदर की जो लाइनिंग है ना, वहां म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, राइट। वहां म्यूकस बिल्डअप होना शुरू हो गया, उस वजह से क्या होगा, जो हवा का रास्ता है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा ना। जो हमारी एयर ट्यूब है उसका रास्ता नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा। जो प्रॉपर हवा या ऑक्सीजन की मात्रा हमारे फेफड़ों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। सो ब्रीदिंग इन यानी कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, सांस अंदर को खींचना, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकालना, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना थ्रू अवर एयर ट्यूब्स, वो पूरी क्षमता से नहीं हो पाता। देखिए शुरू कहां से हुआ, जो एयर ट्यूब्स में इरिटेशन हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, स्वेलिंग हुई। अच्छा, यह एक छोटी सी बात और समझिएगा, जो हमारी जो एयर ट्यूब्स है ना, उसके अंदर की लाइनिंग है, उसके अंदर ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बाल के जैसे छोटे छोटे बहुत ही बारीक, उसको हम सिलिया बोलते हैं।
उनका काम क्या है, म्यूकस को बाहर निकालना, एयर ट्यूब्स में से बाहर निकालना, सो दैट सांस अंदर हम प्रॉपर खींच सकें। अब म्यूकस बिल्डअप ज्यादा हो गया, एयर ट्यूब्स की इरिटेशन हो गई है इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसने क्या किया, सिलिया को डैमेज कर दिया। ये जो एयर ट्यूब्स की इरिटेशन की वजह से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिलिया है ना, वो खराब हो गए, उनको नुकसान पहुंचा, वो डैमेज हो गए, अब उनको अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, फ्यूम्स, धुआं, उस वजह से ये चीज़ें और बिगड़ती हैं। ये जो इरिटेशन होती है एयर ट्यूब्स की, ये देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। स्वेलिंग ऑफ एयर ट्यूब्स हो गई, म्यूकस अंदर बिल्डअप हो गया, नैरो हो गई जगह, सांस लेने की जगह कम हो गई है ट्यूब्स के अंदर, और वो सिलिया वो डैमेज हो गया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो म्यूकस बाहर नहीं निकाल पा रहा, सब कुछ इकट्ठा हो गया। ये क्या है, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अब लगे हाथ में एम्फीसीमा भी समझ लेते हैं। हमारे ना फेफड़ों का जो स्ट्रक्चर है ना, हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है, जो अंदर का जो श्वास नाली जाती है, मेन एयर ट्यूब जो ट्रैकिया है, अंदर जाके ब्रांचेस बनाती है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स कह लें, और एंड में आके ना एल्वियोलाई, एयर लाइक सैक्स हैं, बैग्स हैं, बहुत पतली उनकी परत रहती है, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको ना। अच्छे से समझिए, देखिए एक जैसे पेड़ होता है ना, द ट्री, उसका तना है, मेन ब्रांच ट्रंक बोलते हैं, राइट, उसकी ब्रांचेज हैं, आगे शाखाएं हैं, और एंड में पत्ते हैं, ये ट्री रहता है ना। अब इसी ट्री को हम अपसाइड डाउन कर दें, उल्टा कर दें, वो हमारा ये स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है हमारे लंग्स का। वो जो मेन तना है वो क्या है, वो ट्रैकिया है, ठीक है, जो उसकी शाखाएं हैं वो ब्रोंकाई है, ठीक है, जो पत्ते हैं वो लीव्स है ना, वो क्या है, वो एल्वियोलाई को जैसे रिजेंबल करते हैं। ये समझने का एक तरीका था। अब वो एल्वियोलस जो है ना, एल्वियोलाई प्लूरल में बोलते हैं, एक से ज्यादा, वो जो एयर सैक है, जहां एग्जैक्टली जहां एयर ट्रांसफर होती है, ऑक्सीजन अंदर को जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आती है, उसकी जो अंदर की वॉल है ना, वो डैमेज हो गई, वो ब्रेक डाउन हो गई है, इसको हम एम्फीसीमा बोलते हैं। इससे क्या होगा, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा एयर फ्लो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिम्टम्स रहते हैं, ये दिक्कतें आती हैं। आगे सिम्टम्स में खुलासा करते हैं। अब यही सिम्टम्स दमे के भी हैं। मैंने बोला शुरू में एजमा के साथ इसको कंफ्यूज किया गया, दमे के साथ इसको ना कंफ्यूजन रही, थोड़ा सा क्लियर नहीं था। अच्छा, इसमें ना फर्क समझिएगा, दमे की दिक्कत जो है ना, जो एजमा के सिम्टम्स आते हैं, वो कारण क्या रहता है, बिकॉज ऑफ सम एलर्जेंस, ठीक है, और वो एलर्जेंस की वजह से ट्रिगर होती है दिक्कत। जबकि सीओपीडी जो दिक्कत है, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ये एक क्रॉनिक समस्या है, एक पुरानी, ये ओवरनाइट नहीं होती, ये पुरानी समस्या है, और ये प्रोग्रेसिव है, ये धीरे धीरे वक्त के साथ और बिगड़ती जाती है, इसके सिम्टम्स और एग्रेवेट होते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं। ये मेन डिफरेंस रहता है। अब सीओपीडी का जो प्राइम कॉज है, रीजन है, कारण है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग में याद रखिए, तंबाकू का जो सेवन है, वो स्मोक, धूम्रपान, वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कारण है जिस वजह से इट कैन लीड टू सीओपीडी, ठीक है। बाकी सेकेंडरी रीजंस भी रहते हैं उसमें, जैसे महिलाओं में ज़्यादा दिक्कत रह सकती है, एज 60-65 ईयर से ऊपर है, वो ज़्यादा जैसे ना रिस्क फैक्टर कह लें, वो हो सकते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है सीओपीडी की। अगर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है टू एयर पोल्यूशन, वातावरण में जो प्रदूषण है उसका ज़्यादा अफेक्ट हो गया है ना, एक्सपोजर हो गया उस वजह से। अच्छा, कुछ लोग जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ धुआं है, जहाँ केमिकल्स हैं, जहाँ फ्यूम्स हैं, ठीक है, वो इनहेल करने पड़ते हैं मजबूरी में, कोई कारण ये भी बन सकता है, इट कैन लीड टू सीओपीडी। और कई बार लोगों को जैसे ना बचपन से ही रेस्पिरेटरी डिजीजेस की दिक्कत रही है, हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उनमें आगे जाके सीओपीडी, क्योंकि क्रॉनिक है ना और प्रोग्रेसिव है, तो ये डेवलप हो सकता है इनटू सीओपीडी। और प्रमुख कारण क्या है, मेन कॉज मैंने बताया आपको, स्मोकिंग है, धूम्रपान है। क्यों, वो जो धुआं अंदर को जाता है ना, वो धूम्रपान, वो स्मोकिंग की वजह से। वो दो मेन रीजंस हैं जो शुरू में मैंने बताया है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। क्या थे वो, इरिटेशन ऑफ द एयर ट्यूब्स, इरिटेशन होती है, इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन। दूसरा, वो जो सिलिया को डैमेज करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को डैमेज होता है, वो स्मोकिंग की वजह से बहुत होता है। आइए सिम्टम्स समझते हैं, लक्षण कैसे पहचान करेंगे ये सीओपीडी है। सबसे पहले तो खांसी रहेगी, खांसी रहती है, साथ में ना बलगम आती है, कफ निकलता है, और ये ना लंबा सिलसिला चल रहा है, आज का नहीं है, कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा है, ये प्रमुख का एक लक्षण है। दूसरा, अंदर को जैसे डीप ब्रेथ लेते हैं ना, अंदर जैसे हम फेफड़ों को फुलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पूरी तरह से सांस अंदर खींच नहीं पाते, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरा, माइल्ड कोई एक्सरसाइज कर ली, सिंपल जैसे चल ही लिया, थोड़ा सा वॉकिंग की या सीढ़ियां चढ़े, असेंडिंग स्टेयर्स, उस वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया,
सांस में लेने में दिक्कत आती है वो। और चौथा इंपॉर्टेंट है, ये सांस लेने में दिक्कत उसमें उस वक्त भी आती है जब हम अपने रूटीन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस वक्त भी ये दिक्कत रहती है। और इंपॉर्टेंट फाइनल 5वां लक्षण है, दैट इज वीजिंग। सांस जब लेते हैं ना तो जैसे विस्लिंग की, कई बार सीटी की आवाज आती है, कई बार वीजिंग की साउंड आती है। अब ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, समझिएगा। अब बेसिक नॉलेज अब हमें है सीओपीडी की, राइट। क्या हुआ था, इरिटेशन हुई थी, एयर ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन हुई थी, तो हमें क्या चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चाहिए, ठीक है। और अंदर ना म्यूकस भरा पड़ा है ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस एक्यूमुलेट हुआ है, हमें ना ब्रोंकोडायलेटर्स चाहिए जो ब्रोंकस को डायलेट करेंगे। और तीसरा, हमें वो दवाएं चाहिए जो कि म्यूकस को पतला करके बाहर निकालेंगी, एक्सपेक्टोरेंट्स चाहिए। और चौथा, ऐसी दवाएं चाहिए जो कि ना एंटीहिस्टामीन्स का काम करें। आइए बहुत प्रमुख इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं। होम्योपैथी में जो हेल्प करेंगी, ये जो डिफिकल्ट सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करेंगे, फर्दर डिटीरियोरेशन नहीं हो पाएगी, बंदे को एक जैसे ना बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा रहने का, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट रेमेडी इज एंटीमोनियम टाटारिकम, एंटिम टाट जिसे हम बोलते हैं। शुरू से पढ़ते आए, शुरू से समझते आए, एंटिम टाट कहाँ दी जाती है, जहां ना छाती के अंदर ना दिस ग्रेट रैटलिंग ऑफ म्यूकस, अंदर बलगम भरी पड़ी है, आवाज आती है, खर 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 की आवाज आती है, रैटलिंग होती है अंदर म्यूकस की, और लेकिन वो बहुत कम निकल पाता है बाहर, वेरी लिटिल इज एक्सपेक्टोरेटेड। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं दे आर ओवरलोडेड विद म्यूकस, जरूरत से ज्यादा म्यूकस अंदर बन रहा है, जमा हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, पाइल अप हो जा रहा है, बिल्डअप हो रहा है, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन जो एंटिम टाट काम करती है, एम्फिसिमा, स्पेशली इन दी एज्ड, जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें अगर एम्फिसिमा के सिम्टम में दिक्कत रहती है, एंटिम टाट नंबर 1 रेमेडी रहेगी। और एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम याद रखिएगा, एंटिम टाट अगर देनी है तो देखिएगा पेशेंट के अंदर ना खांसी की दिक्कत रहती है, और साथ में वो ही विल गेप, वो सांस मुश्किल से अंदर को खींचेगा, फिर खांसेगा, फिर गेपिंग। सो कफिंग एंड गेपिंग वो कॉन्सिक्यूटिवली चलते हैं आपस में। एंटीमोनियम टाटारिकम 30 CH में स्टार्ट कीजिएगा, 3 से 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है ब्रायोनिया, ब्रायोनिया एल्बा, ये यहां भी काम आती है। कैसे, इसमें ना ड्राई हैकिंग किस्म की कफ रहती है, और साथ में स्पूटम जो आता है ना, म्यूकस जो निकलता है वो रस्ट कलर्ड का रहता है। रात के वक्त इसके सिम्टम्स और बिगड़ जाते हैं। जब बंदा सोता है ना, लेटता है, उसको दिक्कत आती है, ही सिट्स अप, वो कफ करता है, खांसी करता है, उसको बैठना पड़ता है, तब सांस खुल के आएगा। और जब खांसी करता है ना, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन रहती है चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर, इस तरह के ना बहुत तीखा स्टिचिंग पेन रहता है। और जैसे मैंने कहा ना, बंदे को फेफड़े फुलाने पड़ते हैं, ही मस्ट एक्सपैंड द लंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ब्रायोनिया एल्बा अगेन 30 CH दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक के सिम्टम ना पर्टिकुलरली रात को ज्यादा बिगड़ते हैं, अगेन जब वो बंदा लेटता है, सोने को जाता है, और जब सांस लेता है, मैंने कहा ना वीजिंग साउंड आती थी, आर्सेनिक दीजिएगा, वेरी टिपिकल सिम्टम फॉर आर्सेनिक एल्बम। रेस्टलेस सा रहता है, बेचैनी रहती है रात को भी, जैसे ना करवटें बदलता रहता है, बिकॉज ऑफ दिस हैवीनेस, ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, चेस्ट पे वजन रखा है जैसे, ऑप्रेस्ड रहता है। कारण क्या था, अंदर कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेजेस, जो रास्ता है ना हवा का वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, नैरो हो गया, सिकुड़ गया, तंग हो गया। कफ जो है ना बनती है, स्पूटम आता है, म्यूकस निकलता है, कम निकलता है, और जो निकलता है फ्रॉथी सा रहता है। आर्सेनिक एल्बम 30 CH दिन में 2 से 3 बार दे। चौथी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस का पेशेंट एज ए जनरल रूल याद रखिएगा, थोड़ा टॉल रहेगा, स्लिम रहेगा, स्लेंडर, पतला दुबला रहता है, और इमैशिएटेड की लुक्स देता है, जैसे ना बरसों से कुछ खाया ना हो, इस प्रकार का वो सिम्टम रहता है। फेयर कंप्लेक्शन होता है, थोड़ा गोरेपन में रहता है, ये टिपिकल सिम्टम रहता है फास्फोरस का। ये फास्फोरस पेशेंट इस प्रकार का रहता है। और यहाँ सीओपीडी के सिम्टम्स रहते हैं, कंजेशन रहती है लंग्स के अंदर, सांस ना जल्दी जल्दी लेगा, क्विकन्ड रेस्पिरेशन रहती है, जल्दी लेगा, ऑप्रेस्ड सी रहता है, खुल के सांस नहीं ले पाता, और जब खांसता है ना तो पूरा शरीर कांपता है उसका। फास्फोरस 30 CH में दें, दिन में 2 बार दे सकते हैं। एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट दवा यहाँ नोट कीजिएगा, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की जो एक्सपेक्टोरेशन है ना, जो म्यूकस निकलता है वो ग्रे कलर का रहता है, गाढ़ा सा रहता है, बहुत ज्यादा निकलता है, पुरुलेंट सा रहता है, और ब्लड भी आ सकता है उसके अंदर। ये लाइकोपोडियम के स्पूटम के सिम्टम्स हैं। और मैंने यूज किया था वर्ड डिस्निया का, सांस लेने में दिक्कत रहती है लाइकोपोडियम में,
बहुत दिस ग्रेट डिस्निया, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है पेशेंट को। अच्छा, बच्चों में भी ना रैटलिंग म्यूकस है जैसे चेस्ट के अंदर, बच्चों में सेफली दे सकते हैं, इनफैक्ट इन्फेंट्स में, नवजात शिशुओं में भी दे सकते हैं। लाइकोपोडियम एक्सीलेंट रेमेडी फॉर COPD, अगेन 30 CS में दिन में 2 से 3 बार कंफर्टेबली दे सकते हैं। सो हियर आई एंड माय डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी सरल भाषा में अपने सामने रखी मैंने COPD के बारे में प्रस्तुति, और उम्मीद करता हूँ आपको इससे ना फायदा जरूर पहुंचेगा। पूजा जी, आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। अभी भी कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।